ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। शुरुआत कर रहे हैं यूपी की खबर के साथ, जहां यूपी की मेरठ में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ा तो घर की छत से एक पक्ष पत्थर बरसाने लगा, दूसरा पक्ष कुछ देर तक तो बचाव करता रहा और फिर दूसरे घर में घुसकर मोर्चा संभाल लिया। 1, 2, 3 आपको घर की छत पर खड़े 3 बच्चे और उनके हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जो लगातार नीचे खड़ी भीड़ पर पत्थर मार रहे हैं। ये सारा हंगामा बच्चों के आपसी विवाद के बाद तब शुरू हुआ जब दूसरे पक्ष के बच्चे बड़ों के साथ घर पर पहुंचे थे। ये साफ नहीं है कि किस पक्ष ने पथराव शुरू किया, लेकिन पथराव होते ही गली में भगदड़ मच गई। लोगों को जहां छिपने की जगह मिली वहीं शरण लेकर जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के घर के पास ही छिपे हुए थे, लेकिन तमाशा देख रही भीड़ रफू चक्कर हो गई। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेले में झूला देखते ही कुछ लोग एडवेंचर के लिए बेताब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वो कभी भी झूले पर चढ़ने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि महिला चलते हुए झूले से अचानक बाहर आ गई और लटक गई। वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला ऊपर वाले केबिन से गिरी थी और उस केबिन का निचला हिस्सा पकड़कर लटक गई। हालांकि आनन फानन में 100 फीट की ऊंचाई पर ही झूले को रोक दिया गया। इस बीच एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर महिला के पास पहुंचा और उसे यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब पूरे मेले में जिसने भी ये नजारा देखा, वो कई दिनों तक झूला झूलने का नाम नहीं लेगा। वो अक्सर कहीं कहीं शराब पीने के बाद मारपीट हो जाती है, लेकिन यूपी के हापुड़ में शराब पीने से पहले ही शराब खरीदने को लेकर मारपीट हो गई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। युवक को पहले दुकान के अंदर खींचा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक डंडे से मार रहा था तो दूसरा कोहनी से प्रहार कर रहा था और मारते मारते दोनों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन दोनों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। ब्लैक टी शर्ट वाले युवक को कोने में दबाकर मारते रहे, लेकिन जमीन पर गिरा युवक भी कम नहीं था। वो भी पैर और हाथ चलाता रहा। इस तरह करीब 1.5 मिनट तक शराब की दुकान के अंदर मारपीट चलती रही। वहां मौजूद लोगों के कहने पर दोनों ने पिटाई बंद कर दी और युवक को दुकान से बाहर कर दिया। झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब ब्लैक टी शर्ट वाला युवक सेल्समैन से जल्द शराब देने को कहने लगा, लेकिन दोनों सेल्समैन ने उसे तुरंत शराब नहीं दी, जिससे नाराज युवक हेकड़ी दिखाने लगा और इसी बात से आक्रोशित दोनों सेल्समैन ने दुकान में खींचकर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों सेल्समैन को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में चाय की एक गुमटी चलाने वाले दुकानदार पर गुंडों के ग्रुप ने हमला बोल दिया। काफी देर तक यहां बवाल होता रहा और इस घटना का किसी ने वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। 10 से 12 की संख्या में मौजूद ये गुंडे दुकान के अंदर घुसने की लगातार कोशिश करते रहे। जिसके हाथ में जो आ रहा था वो उसे लेकर चाय वाले को मारने के लिए दौड़ रहा था। लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। हैरत की बात यह है कि ये पूरा वाकया अजाक पुलिस थाने के ठीक सामने अंजाम दिया जा रहा था। समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात पर ये लोग इतने आग बबूला हैं। बस अच्छी बात ये रही कि इनमें से कोई भी इस गुमटी के अंदर नहीं घुस पाया और गुमटी वाले ने गुमटी छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी और जान बचाई। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी में सरकार लाख दावे करे, लेकिन बिजली की समस्या का हल निकल नहीं रहा। राजधानी लखनऊ से आसपास के कई गांवों में 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिजली गुल रही।
जिससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। भीषण उमस की मार झेल रहे लोगों की नाराजगी चरम पर थी। नाराज लोग लखनऊ से सटे दुबग्गा इलाके के बिजली उपकेंद्र पहुंच गए, लेकिन वहां उनसे बात करने कोई नहीं आया। कर्मचारियों ने गेट तक नहीं खोला तो लोग हंगामा करने लगे। दुबग्गा उपकेंद्र के तहत सप्लाई होने वाली बिजली कल सुबह 9 बजे ही ठप हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआयना भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लोगों को उपकेंद्र से हटा दिया तो लोग सड़क पर बैठ गए और तुरंत बिजली बहाली की मांग करने लगे। वहीं लुधियाना से एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिसने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि लापरवाही का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार की एक लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर वहां खड़ी महिला से बातचीत कर रहा है और इस बात से एकदम अनजान है कि एक छोटी बच्ची अचानक घर से बाहर निकलकर इस गाड़ी के साइड से आगे बढ़ने लगती है। ड्राइवर महिला के साथ बातचीत खत्म कर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, ये बच्ची गाड़ी के अगले टायर के नीचे आ जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये घटना लुधियाना के जंगपुर की है, जहां सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। अगली खबर गोरखपुर से, जहां 9 साल की मासूम अव्यवस्था के नाले में बह गई। दिहाड़ी मजदूर की बेटी को बचाने के लिए अनजान लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। 2 अस्पताल में भर्ती कर दिया, पर आफरीन नहीं बच पाई और इसकी जानकारी परिवार वालों को 1 घंटे बाद मिली। कल 11 अगस्त को 9 साल की आफरीन पहली बार स्कूल गई। जाते वक्त बहुत खुश थी। स्कूल में छुट्टी हुई तो बिटिया घर के लिए निकल गई, लेकिन कुछ इस तरह अस्पताल पहुंची। दरअसल कल शाम गोरखपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई। इस बीच स्कूल खत्म करके आफरीन मम्मी के पास जाने के लिए घर निकली, लेकिन कोई साइन न लगा होने की वजह से पानी में डूबा निर्माणाधीन नाले का पता नहीं लगा। वो गिर गई और नाले में बहती चली गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बचाने के लिए जान लगा दी। आफरीन को निकाला गया, नजदीक के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वह डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो गोद में लेकर सरकारी अस्पताल की दौड़ लगा दी। सरकारी अस्पताल पहुंचने तक आफरीन इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अब स्थानीय लोगों ने परिजनों को खबर दी। मां सुनते ही बेहोश हो गई। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोरखपुर में पहले दिन स्कूल गई आफरीन घर नहीं लौट पाई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया। करीब 1 घंटे बाद परिवार वालों को खबर मिली। महापौर और एसडीएम भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन मां को कौन समझाए कि अव्यवस्थाओं ने आफरीन को मार डाला। पहले दिन स्कूल जाते वक्त आफरीन बहुत खुश थी, लेकिन लौटते वक्त अनजान लोग उसकी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ लगा रहे थे। एक युवक उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़ रहा था, तो दूसरा युवक रास्ता साफ करने के लिए दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, तो तीसरा बाइक सवार युवक रास्ता दिखा रहा था। एक अस्पताल से जिंदा होने की उम्मीद टूटी तो अनजान लोग उसे लेकर दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ पड़े, लेकिन सब कुछ डॉक्टरों के ये कहने के साथ ही खत्म हो गया कि बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। तू पढ़ रही है कितना दिन से? अच्छा। स्कूल अभी आज ही लिखवाए स्कूल में नाम। अच्छा। परिजनों को आफरीन के मौत की जानकारी अस्पताल पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद हुई। मां बेहोश हो गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाले पे जगह जगह स्लैब नहीं रखा गया है। बारिश की वजह से नाला और सड़क का कहीं अनुमान नहीं लगा पाए बच्ची ने, और वो नाले में गिर गई। जब तक लोग संभलते, बच्चे और मोहल्ले के लड़के नौजवान निकालने की कोशिश किए, जब तक उसकी जान जा चुकी थी। लोगों का कहना है कि 8 महीने से नाला बन रहा है। घनी आबादी के बाद भी नाला खुला छोड़ दिया है। बारिश में सड़क और नाले का पता ही नहीं लगता। ऐसे कहीं भी खतरे का साइन नहीं लगा है।
वहीं यूपी के कासगंज में सांप के डसने से एक लड़के की जान चली गई, लेकिन उस लड़के का अंतिम संस्कार करने की जगह घर वाले 5 दिन तक उसके जिंदा होने का इंतजार करते रहे। ये सब कुछ अंधविश्वास के चलते हुआ। 35 साल के लड़के को 6 अगस्त को सांप ने डस लिया था। 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद गांव वालों ने मरे हुए लड़के को जिंदा कराने के लिए पश्चिम बंगाल से एक महिला तांत्रिक को बुलाया। इसके बाद शुरू हुआ झाड़ फूंक का खेल। गांव में मजमा सजा, ढोल मंजीरा बजने लगे और मंत्रोच्चार के बीच युवक को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस दौरान गड्ढे में पानी भरकर लड़के के शव को उसमें रखा गया। इस तांत्रिक विद्या को देखने के लिए कई गांव की भीड़ जमा हो गई और 5 दिनों तक अंधविश्वास का ये खेल इसी तरह चलता रहा। हालांकि जब सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और लोगों को समझाया, तब जाकर ये ड्रामा बंद हुआ। वहीं बिहार में सुपौल का अस्पताल डॉक्टर्स के बजाय झाड़ फूंक करने वाले चला रहे हैं। दरअसल सांप काटने पर परिवार वाले मरीज को लेकर त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने झाड़ फूंक करने वाले रिश्तेदार को बुलाया और उसने अस्पताल के ओटी में ही मरीज का अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें किसी तांत्रिक के घर की नहीं, बल्कि त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल की। दरअसल सांप काटने पर परिजन जब मरीज को लेकर आए तो कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले अपने रिश्तेदार को बुला लिया। क्या हुआ था पेशेंट को? सांप ने काट लिया था। डॉक्टर यहाँ नहीं मिला। अस्पताल की ओटी में एक नर्स मरीज का इलाज करती मिली, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि किस डॉक्टर की ड्यूटी। अस्पताल का ड्यूटी चार्ट देखें तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन मौके पर एक भी मौजूद नहीं होने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने मर्सिडीज कार से हो रही महंगी शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। खबर मिलने पर जैसे ही पुलिस टीम ने उस मर्सिडीज को रुकवाने की कोशिश की तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ली। हालांकि ड्राइवर की किस्मत खराब निकली और भागने के बावजूद कार रामबाग सर्कल पर ट्रैफिक जाम में फंस गई, जहां पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से ड्राइवर को पकड़ लिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने मर्सिडीज कार के दरवाजे खोले तो पता चला कि मर्सिडीज से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस को कार के अंदर से ब्रांडेड शराब की 33 बोतलें और 288 बियर की बोतलें बरामद हुई, जिनकी बाजार में कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मर्सिडीज कार में रखकर अवैध तरीके से ले जाई जा रही इस शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही 60 लाख रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज कार को भी जब्त किया गया है। इतनी महंगी गाड़ी है, जल्दी से कोई रोक नहीं पाएगा भाई, इसमें शराब जा सकती है या कोई अवैध कार्य हो सकता है, लेकिन वो सूचना हमारे पास थी। इस प्रकार से हमने इसको चेक किया तो इसमें इस प्रकार से शराब मिली। जानकारी के मुताबिक ये सारा माल एक कैफे संचालक का है, जो अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के लिए वाइन लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ आरोपी के परिवार का कहना है कि उन लोगों ने शराब खरीदने के लिए परमिशन ली हुई थी, हालांकि कार में परमिशन से ज्यादा शराब थी। ज्योति नगर थाने की पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ इसमें जो शराब थी उसे जो है वो बरामद कर लिया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के साथ मारपीट की बात भी निकलकर सामने आई है। जिला पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे इन लोगों का आरोप है कि इनके साथ गांव के लोगों ने मारपीट की है और इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इनका यह भी आरोप है कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। कई महिलाओं का अभी भी इलाज चल रहा है। अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव के रहने वाले इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया है, जो गांव के दूसरे पक्ष को रास नहीं आ रहा है।
और इनके साथ चर्च के बाहर 10 अगस्त को मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि मारपीट की शिकायत लेकर वो अपने इलाके के थाने पहुंचे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करना तो दूर, पुलिस वालों ने उनकी बात तक नहीं सुनी। जिसके बाद ये लोग कांकेर पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक स्टील कोकिंग प्लांट में अचानक ही विस्फोट हो गया। इससे एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के पास स्टील कोकिंग प्लांट की चिमनियों से अचानक यूं ही धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्लांट में मौजूद लोग धुएं की गुबार रोकने के लिए कोशिश में जुट गए कि अचानक वहां एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए। धमाके इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद प्लांट के बड़े हिस्से में आग लग गई। विस्फोट की वजह से मोरंगेला घाट में दिन के समय आसमान में काला धुआं फैल गया। विस्फोट के बाद दर्जनों लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचे आपातकालीन कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है, जहां कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। वहीं रोहतक में एक डूबते हुए शख्स को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। ये शख्स पानी में कब और कैसे डूबा इसका तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ युवक इसे पानी के तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ये युवक अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी की तेज धार के बीच जाते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद उस शख्स को बाहर निकाल ही लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि रोहतक में डायल 112 पीसीआर ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति को डूबते देखा और वहां मौजूद 4 युवकों से मदद मांगी। ये युवक उस शख्स को बचाने के लिए कैनाल की पटरी पर दौड़ पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। जब इस शख्स को पानी से बाहर निकाला गया तो इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं पाया और जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इन चारों युवकों की कोशिशों को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक डूबते व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के कई जिले इस समय खाद और यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी लापरवाही ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि खाद वितरण केंद्रों में पहुंचने से पहले ही यूरिया पानी में भीग गया। और ये हुआ मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर, जहां यूरिया की बड़ी खेप मालगाड़ी के जरिए लाई गई और वो बदइंतजामी का शिकार हो गई। दरअसल मालगाड़ी से लाए जाने के बाद यूरिया के कट्टों को खुले आसमान के नीचे रख दिया गया था, जिसके बाद बारिश ने इन बैग्स को गीला कर दिया। बारिश की इन बूंदों ने केवल यूरिया के इन पैकेट्स को ही नहीं भिगाया, बल्कि उन किसानों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया, जो इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं ताकि उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। खैर, जब हमने दमोह के जिलाधिकारी से रेलवे स्टेशन पर भीगते इन यूरिया के कट्टों के बारे में पूछा, तो उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ये यूरिया है किसका। जानकारी मेरे पास आई थी, मैंने तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को वहाँ भेजा। अभी अधिकारी वहीं गए हुए हैं, जैसे ही वो रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है, वो किनका है और कहाँ जा रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट जिन लोगों के ऊपर खाद भंडारण का जिम्मा है, वो यूरिया के भीगने का ठीकरा रेलवे विभाग पर फोड़ रहे हैं। रेलवे की तरफ से सेट होते अगर तो पानी को बचा सकते हैं। खुला प्लेटफॉर्म है, अचानक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता कोई भी। ऐसे कोई माल रखा, 1, 2 या 3 गाड़ी माल बचाता। वह सहा, एक तरफ किसान परेशान है, खाद और यूरिया की कमी की वजह से इसी जिले में इसकी लूट मची है, लेकिन आपको क्या, बस 2-3 मालगाड़ी ही तो खराब हुआ है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
प्यार, नशा और बलात्कार। मुजफ्फरनगर में मोहब्बत के नाम पर दरिंदगी की घटना सामने आई है। आरोप नाबालिग लड़की के पड़ोसी पर लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि नाबालिग को पड़ोसी युवक ने प्यार का झांसा दिया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया। पीड़िता ने जब लड़के के परिजनों से शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक लड़की है 16 साल की, उसके अपने किसी से प्रेम संबंध बताए गए हैं अपने पड़ोसी से। उसके बाद उसे ले गया तो उसका वीडियो वगैरह बना लिया था, जिसके आधार पर एक अभियोग थाना सापुर में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक की मां और बहन को भी आरोपी बनाया है। साथ ही लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक लड़का उस वक्त परेशान हो गया जब उसके फोन पर विराट कोहली, यश दयाल और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स के फोन आने लगे। माडा गांव के रहने वाले मनीष को पहले ये सब कुछ मजाक लगा, लेकिन अचानक एक दिन जब पुलिस वाले उसके पास पहुंच गए तो उसे समझ में आ गया कि आखिर माजरा है क्या। दरअसल मनीष ने कुछ दिन पहले एक सिम कार्ड खरीदा। जांच में पता चला कि ये नंबर पहले क्रिकेटर रजत पाटीदार इस्तेमाल करते थे। मनीष ने बताया कि जब उसने नए नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो डीपी पर रजत पाटीदार की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। और फिर 2 दिन बाद उसके नंबर पर विराट कोहली का फोन आ गया। मनीष उस वक्त हैरान रह गया जब साउथ अफ्रीका के नंबर से उसे एबी डिविलियर्स ने फोन किया। किसी खिलाड़ी से उसकी 30 सेकंड तो किसी से 1 मिनट बात हुई, लेकिन मनीष को अभी भी यही लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 8 दिनों तक मनीष के साथ ऐसा ही होता रहा और फिर अचानक एक दिन पुलिस उसके पास पहुंची और सिम कार्ड बंद करने के लिए कह दिया। तब जाकर मनीष को पता चला कि जिन लोगों से उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी वो तो असली वाले विराट कोहली और एबी डिविलियर्स थे। कल दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया और फिर रात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर डिनर पार्टी हुई, जहां विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में ये डिनर पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें गांधी परिवार समेत कांग्रेस के सभी सांसद शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक में शामिल दूसरी पार्टियों से अखिलेश यादव, जया बच्चन, शरद पवार, मीसा भारती, कनिमोझी, पप्पू यादव, प्रियंका चतुर्वेदी और तिरुचि शिवा समेत अलग अलग पार्टियों के कई सांसद मौजूद थे। ये भोज और आज जो कार्यक्रम हुआ है ये एकता का प्रतीक है कि हमारा इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए हुआ है वो मकसद पूरा होगा। हैरानी की बात ये रही कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संदीप पाठक भी इस डिनर में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के साथ है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। साफ है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसका फायदा आगामी चुनावों में कांग्रेस को मिल सके और राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी बढ़े। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धराली क्षेत्र में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। सुनो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग सुरक्षित रहे और नदी के किनारे ना जाएं। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त जिला हर्षिल का ये वीडियो है, जहां एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को अलर्ट कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो इलाके में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिन की तस्वीरों में पानी के बहाव को देखकर ये साफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यहां अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उत्तराखंड के धराली और हर्षिल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में
स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हर्षिल और थराली में बारिश की वजह से भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि प्रशासन ने इसके आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले तो बढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है। हम काफी देर से लगातार 5-6 बजे से लगातार इसमें नजर रखे हुए। लगातार हो रही बारिश की वजह से रात भर पुलिस टीम टॉर्च लगाकर नदी के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले हर्षिल बाजार और वहां मौजूद सभी होम स्टे खाली करा दिया गया है। धराली और आसपास के इलाकों में सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। इससे पहले शनिवार को तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया था। दिल्ली एनसीआर में 9 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मानसून धीमा पड़ गया था। बारिश की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से है, जहां से थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हुई है। पहली बारिश दिल्ली के धौला कुआं की है, जहां तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया है। दूसरी तस्वीर में भी यहां आपको जलभराव देखने को मिल रहा है और तीसरी तस्वीर दिल्ली के लोहा पुल की है, जहां यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर देखने को मिल रहा है। तीनों तस्वीरें अलग अलग जगहों की, लेकिन आपको यहां सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये सब हुआ है देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के, जहां के मोंटाना में गालिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया, जब रनवे पर उतरते ही प्लेन में आग लग गई, जिसके बाद वो प्लेन एक दूसरे प्लेन से टकरा गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पहले विमान को रनवे पर कोई समस्या आई थी, जिसके बाद वो प्लेन दूसरे विमान से टकरा गया। गालिस्पेल पुलिस, फ्लैटहेड काउंटी शेरिफ कार्यालय और स्थानीय अग्निशमन दल सहित आपातकालीन दल सक्रिय रूप से अब यहां काम कर रहे हैं। ये मोंटाना में बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। वहां एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हेमंत कोठारी के रूप में हुई है, जो एक डिलीवरी बॉय था। हेमंत पिज्जा का ऑर्डर लेकर डिलीवरी देने निकला था। रास्ते में हेमंत की बाइक पप्पू यादव नाम के युवक की बाइक से टकरा गई। इस बात से नाराज होकर पप्पू ने हेमंत को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धारा 109 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो जाने से पृथक से हत्या का अपराध का धारा जोड़ी जा रही है। पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली के इंदरलोक इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां के शहजादा बाग इलाके के एक पार्क में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। पार्क में पहुंचे लोगों को आसपास तेज बदबू आ रही थी। उनमें से किसी ने जाकर देखा तो एक पेड़ पर करीब 10 फीट ऊपर रस्सी के सहारे एक आदमी की लाश झूल रही थी। ये लाश सड़ गल चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना स्थल की जांच की। तलाशी में जेब से मोबाइल और आधार कार्ड मिला, जिससे पता चला कि मृतक का नाम मनोज है और वो यूपी के आजमगढ़ का निवासी था। एक स्थानीय ऑटो ड्राइवर ने मृतक की पहचान होने पर पुलिस को बताया कि मनोज भी रिक्शा चलाता था और शराब पीने का आदी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब जांच इस बात की हो रही है कि ये आत्महत्या है या किसी ने मौत की साजिश रची है। वहीं उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में सीएम धामी और बीजेपी की शानदार रणनीति ने सभी को चौंका दिया। जिला पंचायत का अध्यक्ष पद हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, बीजेपी के आगे कांग्रेस चारों खाने चित दिखी। बीजेपी इसी उत्साह से उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में उतरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐसा चौका मारा कि कांग्रेस पस्त होकर मैदान से बाहर हो गई। नामांकन के अंतिम दिन तो बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखा।
बीजेपी के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि 11 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी बीजेपी के प्रत्याशी बिना किसी मुकाबले जीत गए। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी ने महीनों पहले से तैयारी की थी। बूथ स्तर पर रणनीति बनाई और संगठन में सामंजस्य बैठाकर कांग्रेस के हराने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो लोग निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें उत्तरकाशी से रमेश चौहान, पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद, उधम सिंह नगर से अजय मौर्य और चंपावत से आनंद सिंह अधिकारी शामिल है। यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी सीएम धामी की अगुवाई में चंपावत से अंचला बोरा, काशीपुर से चंद्र प्रभा, सितारगंज से उपकार सिंह, खटीमा से सरिता राणा, भटवाड़ी से ममता पवार, ढूंढा से राजदीप परमार, जाखड़ी धार से राजेश नौटियाल, चंबा से सुमन सजवान, विकास नगर से नारायण ठाकुर, पाबऊ से लता देवी और ताकुला से मीनाक्षी आर्य निर्विरोध चुनी गई। बीजेपी की तैयारी के आगे कांग्रेस हर जगह कमजोर दिखी, क्योंकि विरोधियों को मौका ही ना मिले, इसकी तैयारी भी धामी ने की थी। स्थानीय समीकरणों को साधते हुए हर जिले और ब्लॉक में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया गया। प्रत्याशियों के चयन में जातीय, भौगोलिक और सामाजिक संतुलन का बारीकी से ध्यान रखा गया, जिससे कांग्रेस अंदर ही अंदर बिखरती चली गई। इस जीत में 2027 का संदेश है। इन नतीजों ने बता दिया कि बीजेपी का सिर्फ संगठन ही मजबूत नहीं, बल्कि जमीन पर पकड़ भी उतनी ही है। लोगों ने मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा जताया। एक तरह से बीजेपी ने इस जीत के साथ 2027 का चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया। ये जीत धामी सरकार में विकास, स्थिरता और सशक्त नेतृत्व पर जनता की मुहर है। और अब वो तस्वीरें जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। यूपी के मेरठ में मुर्गा कारोबारी ने अपने 2 कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कारोबारी शान कुरैशी की मार से खुद को बचा नहीं पाए, क्योंकि वो ताबड़तोड़ बेल्ट से मारते जा रहा था। सबसे पहले सोफे पर बैठे कर्मचारी को पीटना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस कर्मचारी की पिटाई के बाद मेरठ का मुर्गा कारोबारी शान कुरैशी येलो टी शर्ट में कुर्सी पर बैठे अपने दूसरे कर्मचारी की पिटाई करना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। पिटाई की वजह सैलरी बताई जा रही है। जब दोनों ने कारोबारी से सैलरी मांगी तो वो नाराज हो गया और मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। और यूपी के मुरादाबाद में एक दुकान में लाखों की चोरी हो गई और जब चोर का खुलासा हुआ तो दुकान का मालिक भी इस पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसी कर्मचारी ने की थी जो 10 साल से दुकान पर काम कर रहा था। दुकान के मालिक को भी अंकित पर शक नहीं था, क्योंकि वो कई बार अपनी वफादारी का सबूत दे चुका था, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी साजिश रच डाली। जांच में पता चला कि 3 अगस्त की रात को अंकित ने प्लानिंग के तहत दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे और दुकान के ऊपर जाने वाले रास्ते को भी खुला छोड़ दिया था। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला, वो रात के वक्त छत के रास्ते दुकान में घुसा और करीब 7 लाख रुपए की चोरी कर डाली। लेकिन घटना के 8 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने अंकित का चेहरा बेनकाब कर दिया और चोरी की गई रकम बरामद कर ली। जांच में पता चला कि अंकित कर्ज से दबा हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए उसने चोरी का रास्ता चुना। वहीं एमपी के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट होने से हड़कंप मच गया। सुबह के वक्त बैंक के खुलते ही नकाबपोश लुटेरे पहुंचे और करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लूटकर फरार हो गए। 5 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर सवार होकर बैंक लूटने आए थे। एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। पांचों बैंक में दाखिल हुए और तुरंत खितौला स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया।
इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल किया और उन्हें बाथरूम की तरफ ले गए और कुछ ही मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लेकर चलते हुए। लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। और अब पुलिस इन CCTV फुटेज के आधार पर 5 लुटेरों की तलाश कर रही है। वहीं देहरादून में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे शहर के अंदर ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने सड़क पर चल रहे लोगों को भी गिरा दिया। अब वो आदमी गिर गया, देख वो भयंकर वो लेडी। IT पार्क इलाके में एक महिला तो पानी में बहती दिखी। हेलमेट लगाए वो किसी दोपहिया गाड़ी पर रही होगी, लेकिन पानी के बहाव में गिरने के बाद वो सड़क पर घिसटती चली गई। उस महिला की तरह दूसरे गाड़ी वालों का भी वही हाल हुआ। बहाव इतना तेज था कि 4 पहियों वाली कार भी उसके सामने टिक नहीं पाई। कार तो छोड़िए, देहरादून के कांवली रोड पर तो एक मकान भी बारिश की मार झेल नहीं पाया। लगातार बारिश से कमजोर हुआ घर 1 सेकंड में जमींदोज हो गया। वहीं बारिश के बाद देहरादून में बहने वाली तमसा नदी ने खूब तबाही मचाई। वहां के माल देवता इलाके में सैलाब अपने साथ एक दुकान को बहा कर ले गया। दुकान है ये दुकान तो गई इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी। इलाके में लगातार बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके आगे किसी की नहीं चली। कुछ देर पहले तक जो दुकान नदी के किनारे मौजूद थी, पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट चुका था। अब ये बचा ऊपर वाला। सैलाब के खतरे के बीच शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर पर खतरा बढ़ गया। भगवान हनुमान की मूर्ति नदी के पानी में डूबती हुई नजर आई। तमसा नदी के रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पर ही दिखा। मंदिर के किनारे वाले इलाके इस वक्त खतरे से खाली नहीं। वहीं बिहार के भागलपुर में भारी बरसात से बुरा हाल है। गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तालाब में तब्दील हो गया। कैंपस में चारों तरफ पानी भर जाने से कर्मचारी और प्रोफेसर नाव से विश्वविद्यालय परिसर पहुंच रहे हैं। बाढ़ का पानी कमरों के अंदर तक पहुंच गया है। डर के काम करना पड़ रहा है। डर के सांप भी निकला था परसों। यहाँ तो हर साल आ जाता है इसी तरह। इस बार पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से काम में बाधा न आए, इसीलिए सभी जरूरी फाइलें फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दी गई। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने नाविक, बिजली मिस्त्री और डॉक्टर को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।